हेलो एंड वेलकम टू द शो किस्मत और कुंडली। प्रोग्राम किस्मत और कुंडली आपकी सेवा में हर सोमवार हम लेकर के आते हैं और आज सोमवार का दिन है और आपकी सेवा में हम प्रोग्राम लेकर के हाजिर हैं। प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए आपको देना होगा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, और आपके डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आपकी जन्म कुंडली यहाँ पर निकाल करके जो भी आपके सवाल होंगे उसके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। डिटेल्स में हमें जो चीज़ आपसे चाहिए वो है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। ये तीन चीज़ मिल जाए ताकि आपकी कुंडली को यहाँ पर निकाल सके और इससे आपके सवालों के जवाब दे सके। मान लीजिए आपके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं हुआ तो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से कुछ सवाल है कि जिनके जवाब दिए जा सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनके जवाब नहीं दिए जा सकते। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ तीनों ही हो, तभी जाकर के पूरी जन्म कुंडली बन पाएगी। टाइम ऑफ बर्थ से बनेगा आपका लग्न और लग्न ही डिटरमिन करेगा आपके बाकी सारी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट। सो जब तक लग्न पता नहीं चलेगा पूरी कुंडली पता नहीं चलेगी। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि टाइम ऑफ बर्थ हो और टाइम ऑफ बर्थ से ही जन्म लग्न का पता चलता है। किसी की कुंडली से किसी के बारे में कोई चीज़ हम नहीं बता पाएंगे। जिनके बारे में जानना है उन्हीं की बर्थ डिटेल आपको हमें देनी होगी। और जब कॉल करें टीवी वॉल्यूम बिल्कुल बंद रखिएगा। डिटेल्स का होना ज़रूरी है, डिटेल्स का एक्यूरेट होना ज़रूरी है। जिनके बारे में पूछना है उनका होना ज़रूरी है और उनकी डिटेल्स का होना ज़रूरी है बेसिकली। और यही बात है, टीवी वॉल्यूम बंद होना ज़रूरी है। तो ये बातें हम आपसे रोज़ ही करते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि टीवी वॉल्यूम बंद हो, वरना हमारी आपसे बात करना बहुत मुश्किल होगा। बात वीनस टीवी की या किस्मत कुंडली की या मेरी नहीं है, बात किसी भी टेलीविज़न या रेडियो पर जब आप फ़ोन करते हैं और पीछे अगर आपका डिवाइस ऑन हो तो बड़ा मुश्किल होगा उनका आपसे बात करना। कोई भी प्रेजेंटर के लिए टेक्निकली डिफ़िकल्ट होता है। तो आपका पीछे डिवाइस अगर बंद हुआ तो वो आसानी से आपसे बात कर सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल होगा। तो करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत। हमारे लास्ट वीक 2 हफ्तों पहले हमने बात की थी चंद्रमा के ऊपर। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए मुझे लगता है, और हमने 7 ग्रहों को कवर किया। आज मौका मिला तो हम 8 ग्रह से आगे बढ़ेंगे। 8वें ग्रह के चंद्रमा से हमें आज आगे बढ़ना है। सो मून इन दी 8th हाउस और सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद का क्या प्लानिटरी प्लेसमेंट होगा हम देखेंगे। साथ ही आपके कॉल्स भी लेते जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर दोनों नंबर आ रहे हैं, ऑन एयर और ऑफ एयर बात करने के लिए 2 डिफरेंट नंबर्स है, दोनों आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। बताते चले आप लोगों को कि अगले महीने यानी कि सितंबर में राहु और केतु अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। 1.5 साल बाद वो अपनी राशि बदलने वाले हैं। 1.5 साल बाद वो मिथुन राशि से लेकर अब वृषभ राशि में आएंगे और वृषभ राशि में वापस जो राहु और केतु अब आए हैं वो 18 साल बाद आए हैं। सो हर 18 साल में एक बार ही राहु और केतु एक राशि में आते हैं। क्योंकि एक राशि में वो 1.5 साल रहते हैं तो आप समझ लीजिए 12 राशि है तो 18 साल लगेंगे उसको उस राशि में आते हुए। तो 18 साल बाद राहु का वापस वृषभ राशि में आना क्या फल लेकर के आएगा सब राशियों के लिए, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। उस दिन हमारे साथ प्रोग्राम में गेस्ट होंगे। हम आपको तारीख प्रोग्राम की जल्दी ही बताएंगे। इसी महीने के कहीं आखिरी हफ्ते में या आखिरी 2 हफ्तों में कहीं ये प्रोग्राम होगा। मैं मेहमानों से कंफर्मेशन सारी मुझे मिल जाए तारीखों की तो फिर मैं आपको आगाह करूँगा। तो उस दिन हम बात करेंगे राहु और केतु की और उसके ट्रांजिट की बात होगी और थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा राहु और केतु का। वो तो मैं आपको हल्का हल्का अभी भी दे रहा हूँ, लेकिन उस दिन भी इंट्रोडक्शन थोड़ा मेहमान देंगे। तो देखना मत भूलिएगा, ये स्पेशल प्रोग्राम हमारा होगा जो हम मेजर प्लानिटरी ट्रांजिट पे हमेशा करते हैं। जब भी मेजर प्लानिटरी ट्रांजिट हो हम कोई ख़ास प्रोग्राम मेहमान को ला करके करते हैं। उनमें से एक प्रोग्राम तो हमारा सालाना होता है जो कि हर साल की शुरुआत में, जब पूरे साल की हम बात करते हैं, साल की शुरुआत में प्रोग्राम होता है। और उसके बाद मेजर ट्रांजिट्स जैसे कि सैटर्न है, जुपिटर है, राहु और केतु है, इनकी ट्रांजिट्स पे हम प्रोग्राम ज़रूर करते हैं। तो इसी तरह राहु केतु का भी जो ट्रांजिट हो रहा है वो क्या फल लेकर के आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इसमें हमारे साथ मेहमान होंगे। अगली बात ये भी बताते चले आपको कि सितंबर महीने से, अगले महीने से
प्रोग्राम किस्मत और कुंडली अभी आप हफ्ते में एक बार देखते हैं, सोमवार। सितंबर महीने से आप सोमवार और मंगलवार 2 दिन देखोगे। कल पहला मंगल है, कल नहीं होगा शो, उसके बाद जो है सोम और मंगल को आप प्रोग्राम हमारा देखते रहोगे वीनस टीवी पर दोपहर को 12 से लेकर के 2, हर मंडे और हर ट्यूसडे 12 से लेकर के 2 आपकी सेवा में प्रोग्राम किस्मत और कुंडली आया करेगा। और फिर अक्टूबर नवंबर में हमारी कमिटमेंट्स और जगह कम हुई तो फिर हम 3 दिन शो करेंगे। फ़िलहाल जो है सितंबर के महीने में हम 2 शो करेंगे, मंडेज़ और ट्यूसडेज़ 12 से लेकर के 2, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ट्यूसडे, यानी कि कल जो ट्यूसडे है कल हमारा शो नहीं होगा, उसके बाद के जो वीक है वहाँ से शुरू होगा। सो मंडे ट्यूसडे को प्रोग्राम देखते रहिएगा। कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, इनसे बात करेंगे, फिर हमारी चर्चा जो कि चंद्रमा के ऊपर है वो भी उसको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फ़िलहाल कॉलर की ओर बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो हेलो Hi, can I ask a question, please? हेलो Hello? हाय हेलो या Hi, can I ask about myself, please? श्योर व्हाई नॉट। कैन आई हैव द बर्थ डिटेल्स प्लीज? It's my birth date is 7th of March, 77, एंड द टाइम ऑफ बर्थ प्लीज? 2:22 p.m. एंड द प्लेस ऑफ बर्थ? Birmingham. What is your initial? What does your name start with? It starts with S. Can you please repeat the birth details? Yeah, so date of birth is 7th of March, 77, 2:22 p.m. and born in Birmingham, and my name starts with S. 7th of March 77, yeah? Yeah. What would you like to know? I want to know about my career, please. I'm still trying to stay within the NHS, but I want to move within a different department, like within a different hospital. And I wondered if that will be possible this year or not, or next year. In terms of career, Yeah. you have Saturn in the first house of your horoscope, which looks at the 10th house, and so does Mars, which is placed in the 7th house. Saturn and Mars, both of them looking at the 10th house, where Ketu is placed, shows working at a same place for many years. So you'll have to work you will have to work, whether it's NHS or whatever. So if you work for the NHS, you'll have to work for the NHS for a good few years. And I've worked there 17 years now. oh, interesting. Okay. Many more to come, because I don't see you leaving that place. Normally, with the placement of your Saturn and your Ketu, it indicates that you will have to work in a school and or a hospital. So NHS would come under that. But anyway, coming on to your question regarding work, I mean, the period of your job change or a new application and all of that has already started from the 16th of August, so which is like 2 weeks ago. Okay, so between 16th of August and 24th of October is where I see some movement. Although there might be talks then, and the actual movement may happen early next year, but this is the right time for you to apply for a job change if you want to, before the 24th of October. Not only that, yeah, towards the end of the year or early next year, what your planetary placement indicates is that you may have to go back into education of some sort. You will be given a new training
The training might be new, but the subject it looks familiar. The subject is not new, but you may be trained. You may be given a training to upgrade your skills basically. But the period starts again towards the end of the year or early next year is where I see you going back into education of some sort. Okay. So I won't be moving this year, most likely next year. Well, there is some movement seen before 24th of October. In fact, this, as we speak, this is the right time for you to apply. It started 2 weeks ago. I've started applying for a couple of jobs and I've got some interviews lined up now. Interesting. Yeah, that's what your chart indicates. And I'm quite hopeful before the 24th of October, there should be some movement. And then there is another movement which is seen early next year. Please be on होल्ड फिलहाल हम बढ़ रहे बहुत छोटे से ब्रेक की ओर। कुंडली हमारे पास है, एक कॉलर हमारे साथ है, उन्होंने अपनी जन्म कुंडली के बारे में पूछा है। आइए उनकी कुंडली को देखते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कॉलर के साथ, उन्होंने अपनी जन्म कुंडली के बारे में पूछा था, पूछना चाह रही थी कामकाज के मामले में क्या होगा क्या नहीं। बढ़ते हैं उनकी ओर। हेलो। Hello? Hi, hello. Hello. Hi. So yeah, we are speaking about your job change. So when did you apply, did you say? When did I what, sorry? When did you apply? So I've got an interview on Wednesday. I've got one on Wednesday. And I've got one on the 21st of September. Okay. But did you apply before the 16th of August or after? Before the 16th. I applied for a couple now, like after as well. Okay. I'm more optimistic about the applications that are made after the 16th of August. After the 16th, oh, okay. Yeah. And because that's where you might not get the one. And that's where the planet Mars moved into your house of career, and in your chart, planet Mars rules the house of career. So hence there should be some movement there, but whatever it is, I don't see a negative change anyway. Not only that. Will it be okay going forward? Sorry? Will it be okay going forward? Will I enjoy it? It looks like it, and it should be financially more rewarding. That's what your Rahu indicates, in fact, even if that's the last thing you expect at the moment. But what your planetary placement indicates is that your Rahu moves in the house of cash, in the 11th house, in the month of September, on the 23rd of September. And so towards the end of the month, your house of cash gets activated by Rahu, and that results in higher income. And because your Jupiter is placed there, it does indicate there should be a spike, there should be a rise in income in this period. One more thing, what your chart indicates is that, I know you haven't asked this, but because I can see, I might as well tell you, you may have problems with your sleep or your knee. I don't know what it is, your spine or knee, basically joints. Especially your knee. I see a problem with your knee, around your knee area. If there is any issue, do consult a doctor. And your back, your spine might cause you some problems. Yeah, I do have back. Sorry? Okay. Hello? And that's going to carry on? Sorry, what's going to carry on? I didn't get... I said, will the health problems carry on though? Well, in this period, you will have you may have these issues which I have just mentioned, but do consult a doctor if there is anything. Mainly it's your joints, and especially your back, shoulder, your knee, or minor knee injury, in fact. Just be careful. Okay. Or you might twist your ankle, knee, the issues with your joints, especially on your leg and your back. Okay. Going back to the career, can you just confirm that I'll be okay going forward in the career?
To the best of my knowledge, I see positive changes in terms of your career, especially those that occur in the early next year, that they will be the most positive ones. More positive next year. Yeah, yeah. Okay. You know, someone wants to like move into like management level. Will that ever happen soon enough? We have to see the D10 chart, the Dashmansh of the horoscope for that, and your Dashmansh, that is the D10 chart of yours, is very promising, and this does indicate a higher position, but the foundation of that would be laid in 1 year's period, beginning from December this year, end of this year, within 12 months is where you will lay the foundation of this future position that you are looking for, as you mentioned, management position, and I see that happening. What I didn't see was this happening. ये लाइन ड्रॉप हो जाएगी, बट एनीवे कुंडली इनकी हम टीवी स्क्रीन पे बताएंगे और बनाएंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप है, कुंडली टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। तो पहले तो ये है कि इनकी कुंडली में कामकाज के घर में केतु है। केतु यहाँ पर ग्रेट रिजल्ट नहीं देता, ओके, लेकिन फिर भी हमने कहा कि आप लंबे टाइम एक जगह पर काम करोगी, बहुत लंबे समय तक एक जगह पर काम करोगी, और ये 17 ईयर्स से 17 साल से एक ही जगह काम कर रही है, जो कि है NHS। सो क्या रीज़न है, वरना केतु कोई बहुत मटेरियल, केतु मटेरियलिज्म से अगेंस्ट है, ओके, कोई मटेरियल हैप्पीनेस के लिए केतु प्रॉब्लम की कॉज करेगा, जिस भी घर में होगा। याद रखिए, केतु को स्पिरिचुअल हाउसेस सूट करते हैं, केतु को 8, 12 वो अच्छे लगते हैं, स्पेशली 12 बहुत अच्छा लगता है, बट देन अगेन अपनी साइड है। केतु के लिए 9th हाउस भी बहुत अच्छा है, बट 10th हाउस बहुत डिज़ायरेबल नहीं है केतु के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, केतु पहले तो 2 शुभ ग्रहों के बीच है, ओके, एक तरफ इसके जुपिटर है, एक तरफ वीनस है, ओके, तो दोनों गुरु उसके आसपास हैं। दूसरा, इसी केतु के ऊपर शनि की दृष्टि दशम है और मंगल की, तो काफ़ी रेंड, ये केतु काफ़ी संभला हुआ है, ये कह लीजिए तो चलेगा। और फिर केतु है अश्विनी नक्षत्र में, सो इसके कारण मैं समझता हूँ कि ये केतु अच्छा फल देगा। लेकिन फिर हमें D10 में जा कर के देखना होता है कि क्या है। तो D10 में अगर हम देखें तो यही केतु वापस 9th हाउस में पड़ा हुआ है। नॉट ओनली दैट, ये केतु वर्गोत्तम है। अगर नवमांश में जा कर के देखें तो सेम राशि में है, दशमांश में जा कर के भी देखें तो सेम राशि में है, तो केतु वर्गोत्तम है, तो काफ़ी पावरफुल केतु माना जाएगा। ये सारा कुछ दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनको हॉस्पिटल या स्कूल में काम करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल NHS में ये करती है। अभी इनकी कुंडली में राहु आएगा 11th हाउस में, इस घर में। ये है जो ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं, 23 सितंबर को होनी है, वो राहु अभी इनके। तो 11th हाउस कैश का माना जाता है, रोकड़े का माना जाता है। राहु जिस घर में जाएगा ना, उस घर को कुछ ज़्यादा ही एक्टिव कर सकता है, ओके, ओवर एक्टिव कर देगा। ओवर एक्टिव भी हमेशा अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर राहु इस घर को भी ओवर एक्टिव करेगा। राहु बेसिकली क्या करता है कि राहु प्लैनेट ऑफ इल्यूजन है, वो दिखाता कुछ है, होता कुछ है, ये राहु की खासियत है। इसीलिए सारी मीडिया इंडस्ट्री, सारी फिल्म इंडस्ट्री, सब कुछ राहु के अंदर आता है, क्योंकि फिल्मों में आप देखते हैं कि 2 लोग एक दूसरे को मार रहा है या एक दूसरे को प्यार कर रहा है, वो सब नाटक है, ओके। अब ये नाटक ऑन एयर भी होते हैं, नाटक ऑफ एयर भी होते हैं। राहु बेसिकली नाटक है, राहु का मतलब नाटक के अलावा कुछ नहीं, और राहु इल्यूजन है। इसलिए राहु आज के ज़माने में क्यों बहुत रेलेवेंट है और क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम उस पर स्पेशल शो कर रहे हैं, क्योंकि राहु आज के ज़माने का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट में से एक यही कहा जाएगा। राहु सारी टेक्नोलॉजी यूज़ जो हम करते हैं ना, वो राहु है। ये कंप्यूटर्स है, क्योंकि राहु बिजली है, इंटरनेट, बिजली, ये सोशल मीडिया, ये सब कुछ, सारे तरह का मीडिया,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब कुछ राहु के अंदर आएगा, हमेशा याद रखिएगा। राहु एक इल्यूजन क्रिएट करता है जो कि कभी कभार कंफर्टिंग हो सकता है, और जब तक वो टूटता नहीं है तब तक वो कंफर्टिंग है। ओके, जब वो टूट जाता है तो बिगड़। आप देखिए, सब आज के ज़माने में अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। मैं अपनी बात अपने को छोड़ के नहीं कह रहा, सब हम फ़ोन में लगे हुए हैं। कोई फ़ोन पे कुछ कर रहा है, कोई फ़ोन पे कुछ कर रहा है, और हर जनरेशन लगी हुई है। ओके, तो क्या फ़ोन करता है आपको, एक इल्यूजन क्रिएट करता है। आज देखिए बच्चे, पहले तो ये होता था कि बच्चे पेरेंट्स के साथ बैठते थे या उनके साथ बातचीत, अब बच्चे अपने अपने रूम में होते, अपने फ़ोनों में लगे हुए होते, वो अपनी दुनिया में मस्त है। एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है इस फ़ोन ने कि वो बच्चा ये समझता है, बच्चे बड़े हम सब आ गए उसमें, बच्चों की सी बात नहीं है, कि उसको लगता है कि मैं कनेक्टेड हूँ। किससे? अपने दोस्तों से, वो गेम खेल रहा है या कुछ कोई भी और एक्टिविटी, बट उसको लगता है कि हमारा दोस्तों का ये ग्रुप है, हम सब कनेक्टेड है। ये कनेक्शन कैसा है? मिल तो नहीं रहे, वो दोस्त अपने घर में है, ये बच्चा अपने घर में है, कोई तीसरा दोस्त अपने घर में है, लेकिन एक वर्चुअल कनेक्शन बना हुआ है। ओके, तो ये सारा वर्चुअल कनेक्शन जो है वो राहु के अंदर आता है। ये कनेक्शन दिखता है लेकिन एक्चुअली है भी नहीं, लेकिन इस ज़माने का शायद वो नॉर्म भी है। सो ये है। तो एनीवे, ये सारे इल्यूजन, ये वर्चुअल चीज़ें, ये सब कुछ राहु में। एक बहुत बड़ी चीज़ जो अभी हम देखेंगे आने वाले 5-10 सालों में, वो होगा विया वर्चुअल रियलिटी। ओके, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ये सब कुछ राहु के अंदर आता है। सो आने वाले समय में ये चीज़ें बहुत और बढ़ती जाएगी, ऐसा लग रहा है। सो एनीवे, ये राहु इनके लिए 11th हाउस में होगा। तो 11th हाउस का राहु मैं समझता हूँ कि इनके लिए लाभदायी साबित होना चाहिए। जहाँ तक मैनेजमेंट रोल की बात है, इनकी कुंडली के दशमांश में अगर हम देखें तो 10वें घर में मंगल है, जो कि स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है मैनेजमेंट रोल में। ये मंगल दिखाता है, जो 10वें घर में मंगल बना पड़ा है। योग कारक मंगल इनका 10वें घर में है, दशमांश के 10वें घर में, जो कि सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही माना जाता है। दशमांश का 10वां घर वो आपका करियर दिखाता है। एनीवे, तो ये थी इनकी जन्म कुंडली। ये केतु इस कुंडली में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है उसकी। जैसे मैंने कहा कि शनि और मंगल की दृष्टि के अंदर है, गुरु और शुक्र के बीच में घिरा हुआ है, और अश्विनी नक्षत्र का ये केतु पड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये केतु अच्छा फल देना चाहिए। नॉर्मली करियर के मामले में केतु बहुत अच्छा नहीं होता 10वां, बट फॉर इन हर केस बहुत ही अच्छा फल देगा। बढ़ेंगे हम अपने टॉपिक की ओर, जिसको हमें आगे लेकर के जाना है। हमने कुछ हफ्तों पहले चंद्रमा की प्लेसमेंट के ऊपर शुरू किया था हमारा टॉपिक, और चंद्र 7वें घर तक कैसा फल देगा उसके ऊपर बात हमारी हुई थी। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के 8वें घर में पड़े होने पर क्या रिजल्ट मिलेगा उसके ऊपर। तो 8th हाउस के मून के ऊपर हम बात करेंगे। हम चंद्र को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने चंद्र की कॉम्बिनेशन के ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम किया था। इसमें हम सारे कॉम्बिनेशंस के साथ डील नहीं कर पाए, तो इसलिए चंद्रमा की कंटिन्यूटी रहे, इसलिए हमने चंद्र को चूज़ किया, मून को चूज़ किया। तो मून के ऊपर का थोड़ा रिकैप करेंगे और फिर जो है हमारी चर्चा जारी रहेगी। तो किसी भी ज़माने में, किसी भी दौर में प्लानेटरी प्लेसमेंट की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लानेट मून है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लानेट मून। टीम को कहेंगे टीवी स्क्रीन पर कुंडली दिखाए। तो चंद्रमा सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों चंद्रमा सबसे इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि चंद्रमा दिखा, लग्न और चंद्र का फर्क पहले भी बताया, आज थोड़ा उसके ऊपर रिकैप कर लें। लग्न और चंद्र, टीम को कहेंगे कुंडली दिखा दें। थैंक यू। ये है लग्न, ये आपके टाइम ऑफ बर्थ से मिलता है। ओके, सो एसेंडेंट कहते हैं इसको, और लग्न हिंदी में कहेंगे जन्म लग्न। और ये है मून।
ये दोनों एंगल है आपकी कुंडली को देखने के। ओके, एक तो आप चंद्र से देखोगे कौन सा प्लैनेट कहाँ पड़ा है, एक आप देखोगे एसेंडेंट से जो कि लग्न से, जिसको कहेंगे राइजिंग साइन भी कहते हैं। ओके, तो ये राइजिंग साइन आपका है। तो लग्न, चंद्र और राइजिंग साइन, ये तीनों के ऊपर अगर इसको हमेशा यहाँ ये किससे डिटरमिन होता है, ये होता है टाइम ऑफ बर्थ से। तो इसलिए हम लिख देंगे टाइम ऑफ बर्थ। ये आपका टाइम ऑफ बर्थ तय करता है कि लग्न क्या है। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? लग्न दिखाएगा आपके आसपास की फिजिकल टेंजिबल चीज़ें जो हम देखते रहते हैं ना, जो हमें दिखता है, ये डस्टर है, ये पेन है, ये किताब है, ये कंप्यूटर है, ये बोर्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो टेंजिबल चीज़ें हमें दिखती है, वो हमारा लग्न दिखाता है कि क्या है आसपास की चीज़ें। और चंद्रमा दिखाएगा हम कैसा फील करते हैं। सो अल्टीमेटली तो फीलिंग ही सब कुछ है। चीज़ एक हो सकती है, दो लोग उसको अलग एंगल से देखते हैं और अलग तरह की दोनों की फीलिंग हो सकती है। ये आप हर सेक्टर में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बंजी जंपिंग है, ऊपर से कूदने का जो होता है, कई लोग आप देखते हैं शौक से बंजी जंपिंग या इवन पैराशूट लेकर के प्लेन से कूदते हैं और बड़े चिल्लाते हैं और बड़े वीडियो बनाते हैं, उनको अच्छा लगता है। अब एक बंदा जो हाइट से डरता हो तो वही फ्लाइट है या वही बिल्डिंग है, उतनी ही ऊंचाई है, दोनों ने सेम चीज़ें पहनी हुई है, सेफ्टी मेजर्स दोनों की इन प्लेस है, लेकिन एक बंदा बड़ा एक्साइटेड है कि मैं कब कूदूंगा, कब मेरी वीडियो बनेगी, कब मैं शेयर करूंगा, और दूसरा डरता है कि यार मैंने नहीं कूदना, मुझे डर लगता है हाइट से। सेम चीज़ है। क्यों? क्योंकि दोनों का परसेप्शन देखने का उसका अलग है। ऐसे ही एक बंदा है कि जो कभी मीट नहीं खाता, ओके, और उसने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया मीट, तो उसको अगर आप मीट दोगे तो वो बड़ा चिढ़ जाएगा, उसको बड़ा, उसको इसकी फीलिंग अच्छी नहीं होगी। और जो मीट लवर है वो तो वही मीट देखकर बड़ा खुश हो जाएगा। इसी तरह अल्कोहल है, एक बंदा कभी नहीं पिया, उसको नफ़रत है उससे, जो कुछ भी उसको दो तो उसको कितनी घिन होगी कि ये क्या है, उसकी स्मेल से उसको तकलीफ़ होगी कि ये, और जो है ही शराबी वो तो कहेगा लाओ। तो चीज़ वही है, तो इसको भूल जाइए। तो चीज़ क्या है, चाहे वो यहाँ से पता चलेगा। ओके, वो सारी चीज़ें हैं। और चंद्रमा जो है वो फीलिंग दिखाता है कि उस चीज़ को देख करके आप कैसे फील करते हैं, ये यहाँ से आता है। तो बेसिकली हम जो ट्रांसलेट करते हैं हर चीज़ को, वो अंदर इंटरनल, ये सारा खेल ट्रांसलेशन का ही तो है, तो वो चंद्रमा दिखाता है। तो चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। दूसरी बात, फिलहाल हम बढ़ रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक की ओर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी चंद्रमा के ऊपर। आप लोगों के कुछ मैसेजेस भी आए हैं, वो भी पढ़ेंगे जब आगे थोड़ा मौका मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे चंद्र और लग्न के ऊपर। तो लग्न दिखाता है आसपास की चीज़ कैसी है, और चंद्रमा दिखाता है अल्टीमेट ट्रांसलेशन। अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो वही है कि हम कैसे एक चीज़ को देखते हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें वही चीज़ मैटर करती है, हमें अपनी ही फीलिंग मैटर करती है। और शायद हम सब इसमें हम सब आ गए, और हर इंसान दुनिया में जो हर काम करता है वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए करता है। तो ये है, इल्यूजन देता है कि हम किसी के लिए करें कभी कभार, लेकिन हर बंदा अपनी ही खुशी के लिए कर रहा होता है। सो चंद्रमा सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, ये याद रखिएगा। अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा है तो आप, चंद्रमा का मटेरियल चीज़ों से लेन देन नहीं है, रुपए पैसे माल दौलत उससे रिलेटेड चंद्र का उससे कोई लेन देन नहीं। तो चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा है तो बगैर पैसे के भी इंसान ज़िंदगी में बहुत खुश रहता है। और चंद्रमा अगर कुंडली में ख़राब है या चौथा घर खराब है तो याद रखिएगा कि सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान दुखी रहता है, और ऐसे फीलिंग से गुजरता है कि जैसे उसके पास ज़िंदगी में कुछ नहीं है या खाली है। तो मेन खेल जो है
वो चंद्रमा का ही है। लेकिन चंद्रमा, इसका मतलब ये नहीं कि रुपए पैसे की कोई कीमत नहीं है। देखिए, रोटी कपड़ा मकान बेसिक है, वो तो सबको चाहिए, वो चाहिए ही होगा। तो चंद्रमा सिक्योरिटी भी दिखाता है। तो बेसिकली आपके पास एज फार एज बेसिक नेसेसिटीज़ हो, उसके बाद आप कितने खुश रहोगे कितने नहीं, वो चंद्रमा से पता चलेगा। चंद्रमा खराब है तो याद रखिएगा कि जितना भी पैसा होगा वो इंसान महल में भी रह करके बेसिकली दुखी होगा, रोएगा। और चंद्रमा अगर अच्छा है तो वो छोटे से स्टूडियो रेंटेड अकोमोडेशन में भी खुश रहेगा। तो वो चंद्रमा की खासियत है। तो समझ सकते हैं कि चंद्रमा कितना इम्पोर्टेंट है, कितना खास है सारी कुंडली में। एनीवे, हम बढ़ेंगे चंद्रमा के 8वें घर। तो हमने अलग अलग घरों को कवर किया है, सॉरी इस तरफ पे 1 से लेकर 7 तक कैसा फल देगा चंद्रमा कुंडली में, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मून इन दी 8th हाउस के ऊपर कि 8वें घर में मून क्या करता है, क्या नहीं, कैसा फल लेकर के आता है, कैसा नहीं। चंद्रमा की जो राशि है वो है कर्क, और कर्क राशि को वो उसकी ओनरशिप है जो वो है कर्क राशि की। और मैं अपने नोट्स जो मैंने बनाए हैं चंद्रमा के ऊपर के वो भी निकाल लूँ ताकि मून इन दी 8th हाउस को हम कवर कर सकें। ठीक है, अब हर प्लानिटरी प्लेसमेंट, आज हम है ना, अभी हम लग्न से बात कर रहे हैं कैसा है, फिर आगे कभी मौका मिला ना तो हम बात करेंगे कि चंद्र से उतने घर आगे में क्या फल मिलेगा। जैसे चंद्र के साथ कौन सा है वो तो हम कर ही रहे प्रोग्राम, उसके बाद चंद्र से 2nd हाउस में कोई प्लैनेट हो तो वो कैसा फल देगा, चंद्र से 3रे घर में हो तो कैसा होगा, सो ऑन सो फोर्थ। और इसी तरह जैसे अभी चंद्र 8वां है लग्न से तो क्या फल देगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब कभी आगे मौका मिला तो हम बात करेंगे चंद्र से 8वें घर में कोई प्लैनेट हो तो क्या फल मिलता है। तो एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, एक पूरा पिक्चर आपको देखने मिलेगा चंद्रमा के ऊपर का, क्योंकि सारे प्लैनेट एक तरफ, चंद्रमा एक तरफ, चंद्रमा सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, तो इसी के लिए हम उस पर फोकस कर रहे हैं। एनीवे, तो 8वें घर के चंद्रमा के ऊपर 8वां घर का है 8वां घर कुंडली का सबसे मिस्टीरियस, सबसे हिडन, सबसे छुपा हुआ घर जो है वो 8वां घर है। और 8वें घर में पड़ा हुआ कोई भी प्लैनेट बड़ा अजीब रिजल्ट देता है। 8वां घर मेजर चेंजेस का घर है, तो बड़े उतार चढ़ाव के लिए, मटेरियली स्पीकिंग बड़े उतार चढ़ाव का घर 8वां घर माना जाता है। और 8वें घर का प्लैनेट आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा वेट या ग्रेविटी कोई प्लैनेट कैरी करता है तो वो है वो प्लैनेट जो कि आपके 8वें घर में पड़ा हुआ है। 8वां घर मेजर चेंजेस का है। 8वां घर सबसे छुपा है, सबसे हिडन घर वही माना जाता है। और 8वां घर आपके छुपे दुश्मनों का घर है। ओके, तो 2 तरह के लोग होते हैं ना जो आपके दुश्मन हो, आपके खिलाफ हो। एक तो आपको पता है कि ये मेरा दुश्मन है, कि ये मेरे खिलाफ है या XYZ। और एक वो लोग हैं जो आपके खिलाफ आपको दिखते नहीं हैं लेकिन फिर वो आपके खिलाफ होते हैं। सो जो छुपा हुआ दुश्मन है वो 8वें घर में रिफ्लेक्ट, 8वां घर उसको दिखाता है। और यही तो सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, जो छुपा हुआ हो, आपको पता ही नहीं आपका दुश्मन है। इनफैक्ट कभी दोस्त की शक्ल में होता है, कभी और किसी की शक्ल में हो सकता है, और आपको लगेगा को ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये मेरा हमेशा अच्छा करेगा या करेगी, और फिर एंड में वो आपका कहीं ना कहीं आपको तंग करके, और आपको पता भी नहीं होता कि ये आपका इस तरह का नुकसान कर सकते हैं। और यही लोग पोटेंशियली सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाने वाले यही लोग हमें होते हैं, कि हमारा नुकसान जो सबसे ज़्यादा कर सकते हैं वो यही होता है, क्योंकि वो हमारे इतने नज़दीक होते हैं ना, इतने करीब होते हैं, तो उनके पास वो ताकत होती है कि वो हमें तंग कर सके। तो जितना कोई करीब होगा, जितना नज़दीक होगा, वो आपको उतना ज़्यादा तंग कर सकता है। तो दूर होगा तो प्रॉब्लम नहीं। वो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी एक मिसाल है इसके ऊपर, कि कई लोग पहाड़ चढ़ जाते हैं ना, ये लोग, कई लोग माउंटेन
क्लाइंबिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, लोगों का शौक है। कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए करता है, कोई थ्रिल के लिए करता है, अलग अलग। तो जाहिर बात है जूते पहन के चढ़ते हैं। अब देखिए उसी जूते के बाहर पूरा पहाड़ है, जूते के बाहर है ये पहाड़। तो उस बंदे ने पूरा पहाड़ चढ़ लिया क्योंकि वो जूते से बाहर था। मान लो उस जूते के अंदर एक छोटा कंकर भी होता तो जूते के अंदर कंकर भी हो तो चढ़ना मुश्किल है, बाहर तो पहाड़ भी है तो बंदा लड़ लेता है। लेकिन अंदर जो पास में आपके है, जूते के अंदर कंकर भी होगा तो चलना मुश्किल होगा, पहाड़ चढ़ना तो दूर की बात है, 2 कदम नहीं चला जा सकता, बड़ा मुश्किल होगा। तो अल्टीमेटली मैटर वही करता है कि हमारे अंदर क्या है, हमारे आसपास क्या है, हमारे क्लोज सर्कल। बाकी तो पूरी दुनिया है, बहुत बड़ी है, देखते रहो सब कुछ। लेकिन अल्टीमेटली क्या मैटर करेगा कि हमारे अंदर क्या है, हमारे सर्कल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर क्या है, अल्टीमेटली वही मैटर करता है। तो इसलिए दिमाग में कंकर भी होगा ना छोटा सा, तो आपकी सोच को इफेक्ट करेगा। भेजे के बाहर पहाड़ भी है तो आप चढ़ लीजिए पूरा पहाड़, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर अंदर घुस गया कंकर भी, यानी छोटी सी सोच भी आपने लंबे समय तक पकड़ के रखी, तो आपको बहुत बॉदर करेगी। बट एनीवे, तो 8वें घर की बात हम कर रहे थे। तो 8वां घर वो हमारा इनर सर्कल है, वो हमारे अंदर के लोग हैं जो आसपास के हैं। तो 8वां घर प्योर जितना होगा उतना इंसान प्रोटेक्टेड रहेगा। 8वां घर जितना इम्प्योर होगा उतना इंसान तकलीफ के अंदर तकलीफ से गुजर सकता है, ये याद रहे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक 8वां घर नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चंद्रमा, इसलिए हम चंद्रमा के ऊपर ही बात करेंगे। सो 8th हाउस में मून होगा ना, अगर अच्छा 8th हाउस का मून अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ओके, 8th हाउस का मून अगर वीक है तो ओके, तो दोनों साइड इसकी हो सकती है। हर एक में स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ना, किसी भी फील्ड में, किसी भी पोजीशन में, कहीं पे भी। फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर है, कोएलिशन में है तो वीक प्राइम मिनिस्टर कहा जाएगा एक तरह। अगर अकेले प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, उसके पास पूर्ण बहुमत है, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तो वो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है। फिर पार्टी में कितना सपोर्ट है, राजा है, एक राजा बहुत पावरफुल हो सकता है, उसी राजा के जाने के बाद दूसरा राजा आता है, वही गद्दी है, लेकिन वो बड़ा कमज़ोर भी हो सकता है। सो डिपेंड करेगा कि कितना सपोर्ट है। तो चंद्रमा भी 8वें घर में अच्छा भी हो सकता है, कमज़ोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है। अगर कमज़ोर होगा चंद्रमा 8वें घर में तो इंसान डिप्रेशन से गुजरता है। और अगर चंद्रमा 8वें घर में बहुत पावरफुल हो तो इंसान बुरा समय, बुरा वक्त या क्राइसिस मैनेजमेंट में होशियार होता है। उल्टा उसको काम ही ऐसा मिलता है कि उसको गलत बुरे हालात को ठीक करने का काम मिलता है। फिर चंद्रमा 8वें घर में हो तो इंसान 8वां घर बेसिकली सीक्रेट्स है। ओके, तो चंद्र 8वें घर में होना तो उसको ये ऑकल्ट साइंस, ये सीक्रेट सब्जेक्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट उनका होता है। और 8वां घर इसीलिए एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल घर भी है, क्योंकि स्पिरिचुअल चैरिटेबल वर्क, स्पिरिचुअलिटी, इसके लिए 8वां और 12वां घर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये घर बहुत ये दोनों घर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हाउसेस हैं। तो अगर आप कोई स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हैं या कोई आप चैरिटेबल काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने सीक्रेटली करना है, दुनिया को दिखाकर थोड़ी करना है कि हमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में इतने लिखा दिए, चर्च में इतने लिखा दिए, ओ हमने ये दान किए, हमने इसका ये किया, वो किया। सीक्रेट में करने की बात है भाई। फिर पूजा पाठ, भक्ति, इबादत, जो कुछ भी है वो भी सीक्रेट में आपके और आपके खुदा, भगवान, रब, वाहिगुरु, जो जिसमें भी आप मानते हो, या आपके और आपकी आत्मा के बीच है, वो आपका सेल्फ रियलाइजेशन का, वो दुनिया को थोड़ी दिखाने की ज़रूरत है कि मैं इतनी पूजा करता हूँ या इतनी नमाज़ें पढ़ता हूँ या इतनी बार गुरुद्वारे जाता हूँ, वो आपके ऊपर। तो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी अंदर है, ठीक है। सो इसीलिए 8वां घर की एक साइड स्पिरिचुअल भी है, ये याद रखिएगा। हर वो चीज़ जो इंसान हिडन करता है, छुपे में करता है ना, वो 8वां घर है। उसमें अच्छा काम भी आ सकता है, बुरा काम भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल कोई ड्रग डीलिंग करता है, अब वो ड्रग डीलिंग
एडवर्टाइज थोड़ी करेगा कि कितने चाहिए ले जाओ मेरे से, वो क्यों पकड़ा जाएगा। तो उसका काम भी बहुत ज़्यादा सीक्रेसी इन्वॉल्व करता है। फिर कोई 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 जासूस है, स्पाई है, ओके, तो वो भी थोड़ी हर जगह बोलेगा हाँ मैं तो बस मैं स्पाई हूँ, मैं MI5 के लिए काम करता हूँ, या मैं रॉ के लिए, या ISI के लिए, या KGB के लिए, या मोजार्ट XYZ जो भी, तो मैं किसी, वो थोड़ी एडवर्टाइज करेगा। दिमाग ठिकाने होगा तो नहीं होगा तो करेगा, वरना तो ये भी एक सीक्रेट काम है, ठीक है। अब सारे सीक्रेट काम 8वें घर में आते हैं। तो चंद्रमा अगर पावरफुल हो तो अच्छे सीक्रेट काम करता है, उसको अच्छी जिम्मेदारी मिलती है, या उसमें वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा 8वें घर में कमज़ोर है तो समझ लीजिएगा कि ये सीक्रेट रख नहीं पाएगा, या उसको सीक्रेट्स उसके हाथ ऐसे लगेंगे कि जो उसकी वजह से वो बाद में तंग होगा। और 8वें घर में चंद्रमा होना, उसको ये फीलिंग होगा कि हमेशा मैं क्राइसिस में ही हूँ, उसको यही फीलिंग देगा। इसलिए 8वां घर कुंडली का सबसे खतरनाक घर है, ओके। एक्सट्रीम हो सकता है, बहुत अच्छा बहुत बुरा, क्योंकि 8वां घर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड भी, हम वो चीज़ें हैं जो हम सालों से कैरी कर रहे हैं, ठीक है। बचपन की मेमोरीज, या अच्छी या बुरी, जो कुछ भी आपको, कभी कभार लोग बचपन में ऐसे इवेंट से गुजरते हैं जो उसको ज़िंदगी भर याद रहते हैं। कोई फॉर एग्जांपल बचपन में किसी हाइट से गिर गया तो उसको हमेशा हाइट का डर लगता रहेगा। किसी को बचपन में किसी जानवर ने, किसी कुत्ते ने काट लिया और पूरी ज़िंदगी कुत्ते से डरता रहेगा। ऐसा कई, मैं नहीं कहता सभी ऐसे गुजरते हैं, कई लोग, कोई बचपन में पानी के में डूबते रहे बच गया, फिर उसको पानी का फोबिया बैठ जाता है। तो ये मेमोरीज जो हम बचपन से कैरी करते हैं ना, माँ बाप कभी कभार बचपन में ऐसे मिल जाते, ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वो चीज़ वो हम ज़िंदगी भर हम कैरी करते रहते हैं। डिपेंड करेगा कि, तो 8वां घर बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो चीज़ें जो हम मेंटली कैरी करते हैं बचपन से लेकर के, पुरानी चीज़। तो अगर 8वां घर कुंडली में अच्छा होगा ना तो वो लेट गो करना सीख लेंगे। अगर कुंडली में 8वां घर बुरा है ना तो क्या होगा कि वो बचपन की वही डिफ़िकल्ट मेमोरीज कैरी करके पूरी ज़िंदगी चलेंगे और दुखी होंगे। हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल हम बढ़ रहे बहुत छोटे से ब्रेक की ओर, मिलते हैं ब्रेक की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी चंद्रमा के ऊपर, और 8वें घर के ऊपर हम बात कर रहे थे कि क्या चंद्रमा 8वें घर में कर सकता है क्या नहीं। लेकिन हमारी ज़्यादा बात 8वें घर के ऊपर शुरू हो गई। हम लेट अस स्टिक टू चंद्रमा, सो वरना टॉपिक रह जाएगा। सो चंद्र अगर 8वें घर में, बेसिकली चंद्रमा क्या करता है, जिस घर में जाता है ना उस घर में दिखाता है कि आप किस चीज़ से ज़्यादा यूज्ड टू है, या किस में आप कंफर्ट ढूंढते हैं, ओके। चंद्रमा जिस घर में होगा ना, आप वहाँ कंफर्ट ढूंढते हैं। बेसिकली उस घर में आपको कंफर्ट मिलता है, ढूंढते नहीं है। इन अ वे आपको उस घर में कंफर्ट मिलता है। तो फॉर एग्जांपल चंद्रमा किसी की कुंडली में 7वें घर में है, ठीक है, तो 7वां घर क्या है मैरिज, पार्टनरशिप। तो वो पार्टनरशिप में कंफर्ट ढूंढते हैं, या मैरिज में ढूंढते हैं, या 7वां घर क्या है, एडजस्ट करने का घर है, तो वो लोग, या बार्गेनिंग का घर है, या 7वां घर अग्रीमेंट्स का घर है, तो उनको उसमें कंफर्ट मिलता है, अग्रीमेंट्स में, बार्गेनिंग में, उन चीज़ों में। तो डिपेंड करेगा कि चंद्रमा किसी का चंद्रमा अगर 10वें घर में है तो उसको सिर्फ काम पर जाकर कंफर्ट मिलेगा। वो काम पर जाएगा ना तो उसको लगेगा हाँ सही जगह में आ गया। तो उनको, किसी का चंद्रमा 4थे घर में है तो उसको अपना घर, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, अपनी माँ, अपनी फैमिली, बस वहीं कंफर्ट मिलता है। हर चीज़ उनको वहीं दिखती है। वो वहाँ से बाहर, उस दुनिया से बाहर आना नहीं चाहते। 10वें घर में हो तो जॉब से बाहर आना नहीं चाहता, काम पर ही पड़ा रहेगा, 8, 10, 12 घंटा काम करेगा। लोग कहेगा ये क्या कर रहा है, उसको कंफर्ट ही वहाँ मिलता है। चंद्रमा जिस घर में जाएगा ना वो कंफर्ट, चंद्रमा 7वें घर में होगा उसको अपने हस्बैंड में ही या बीवी में ही कंफर्ट मिलेगा। अब बीवी भक्त या हस्बैंड भक्त होगी, वो पतिव्रता स्त्री जिसको कहते हैं। सो वहाँ कंफर्ट मिलता है। तो यहाँ चंद्र 8वें घर में क्या कंफर्ट मिलता है, 8वें घर में चंद्रमा हो तो उनको गॉसिप से कंफर्ट मिलता है, उनको लोगों की बातें, सीक्रेट सुनने से कंफर्ट मिलता है कि वो उनको पता है, ओके। अब वो सीक्रेट रख पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो तो फिर और प्लानेटरी प्लेसमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर 8वें घर में हाँ, उनको हर राज की बात जब पता चलती है ना, उससे बहुत ज़्यादा उनको कंफर्ट मिलता है। दूसरा, 8वें घर में चंद्रमा अगर है तो आप कंफर्ट कहाँ फील करते हैं। दूसरा, चंद्रमा
आप किस चीज़ से यूज टू है वो दिखाता है। तो 8वें घर में चंद्रमा अगर बहुत पावरफुल है ना, तो वो अपहीवल, पेन, ज़िंदगी के प्रॉब्लम से बहुत यूज टू होता है, ये होती है, उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो रहा हो, दुनिया लूट रही हो, कहता है कोई बात नहीं, देखी जाएगी, लड़ लेंगे, ऐसा। तो वो यूज टू होते हैं उसके, वो फ्रीक्वेंटली उसके साथ होते हैं, लेकिन वो अकस्टम्ड है, उनका दिमाग उसके लिए प्रिपेयर्ड है। और अगर चंद्रमा 8वें घर में वीक है ना, तो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, खुद ही रोते हैं, अपनी दुनिया में जीते हैं, अपने रूम में अपने आप को बंद करके रोने का काम करते हैं। तो चंद्रमा वही 8वें घर का, एक के लिए अच्छा एक के लिए बुरा, डिपेंडिंग अपॉन द अदर प्लानिटरी प्लेसमेंट। एंड पहली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ मून पहले 8वें घर में पड़ा है, अगर मजबूत है तो वो लड़ लेगा, और कमज़ोर है तो रोएगा। कॉलर लाइन पर इनसे बात करेंगे, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हेलो, इनको अपनी कजिन के बारे में पूछना है, बर्थ डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। हेलो। Hello. Hi. So you wanted to ask about your cousin, you said, and the date of Yes. birth is the 13th of August 2003, born at 13:48, which is 1:48 p.m., and born in Sandwell, UK. Yes, that's correct. Yeah. And is a female cousin, and you wanted to know what area of education she should go into, what field would be the best for her to go into in terms of career and Yes. education. Interesting. Her rising sign is Libra. That's the rising sign, don't get confused with star sign and rising sign, okay. Star sign is different from rising sign. So, rising sign is Libra, and she has Okay. Venus in the 10th house, Okay. which is the house of career. So, in terms of career, it is a good chart, I would say, keeping the other planetary placements in mind as well, taking them into consideration as well. Now, I was just covering moon. Her moon is in the 5th house, which is the house of education, and moon here in the house of education for her is placed with Mars. And this Mars is retrograde. What it basically means that when it comes to education, her chart is fine with moon placed in the 5th house, she will complete her education. But looking at the divisional chart as well, and obviously the first chart, Mars in the 5th house, this indicates that there will be a break in her education. Okay. It could be because she doesn't get desired marks and then she has to repeat a year, or she will go for a subject first and then after putting a year in, she might change, there might be a change of mind, a change of interest, and then she would change the subject and study something else. So, We asked you about this 4 years ago, and this is exactly what you said, which is why she's a bit concerned and wanted to ask again about what exactly she should study, so she wouldn't have to repeat a year or anything. Interesting. Okay. See, the subjects I would say she should, I mean, it's entirely up to her. What the planetary placements indicate is that she should go into banking if at all interested, banking, stock exchange, statistics, taxation, accounts, anything to do with money. Okay, or that's fine. Combination of technology and money, computers with accounts. I don't know how it would work, but finance is highly recommended. Given to the placement of Mercury and Jupiter in the 11th house, this is highly recommended. The other thing which her chart indicates, now this is completely different from what this planetary placement indicates, is that she might be interested, or this is something that she will do on the side, is I don't know, makeup or fashion, or I don't know, media, advertisement, clothing, I don't know, something to do with fashion is what her
planetary placement clearly indicates. Even if she does not study in that area, she will somehow end up doing something in that field. This is what her planetary placement is, or even advertisement, even modeling, I do not know what it is, but something like that, and something along those lines is what her planetary placement very clearly indicates. And Okay. her luck lies abroad. So, she will work for a company that is not a UK based company, and which is very clearly seen, but that comes later on. But when it comes to education, her chart is fine, apart from a small hiccup that she might face between the age of 17 and 19. She has just turned 17 2 weeks ago, and between 17 and 19 is where she will face some sort of hurdles. But I would look at the bigger picture, and looking at the overall, the bigger picture, the horoscope, the planets does, planetary placement does indicate that she will complete her education. There is no doubt whatsoever. So, I would look at the bigger picture. And one more thing which is very good for her is that is asset management. So, sorry, what did you say? Finance and asset management. Okay, okay, that's fine. That is something she should consider. But banking and money is the best area for her to go into, finance, banking and money. She previously said that she wanted to do economics. Now she's changed her mind, because she does change her mind a lot, which is a problem. Now she's thinking of doing accounting and finance, because this is something that she's studying now in sixth form. So that's what she was thinking. Interesting, because her horoscope does indicate banking and finance. So if she's doing accountancy, it's a good field. It comes under that. It comes under finance anyway, and then she should specialize in taxation. Okay. Because her sun is in the 10th. The sun in the 10th in the house of in the sign of Cancer indicates that she may have to collect revenue on behalf of government tomorrow. So, which could be taxation. Okay, that's fine. What about, will she have some kind of secure job in the future? In terms of job, in terms of work, her chart is a good chart, I would say. I do not see any major issue. Obviously, I have to look in depth. It would require a lot of time, which I can't sitting here on TV. But looking at the overall picture, it seems okay. I do not think there should be any major concern. Obviously, we have some problems at work, everybody does, but nothing major as such. It's a fairly good chart when it comes to career, because in her chart, the planet that rules the 11th house and the first house is sitting in the 10th house, which is considered very good when it comes to career. And even looking at her deeper divisional chart, which is the 10th division, the most important divisional chart when it comes to career, she has Rahu in the 10th house and Saturn in the 7th in the best possible sign. I would say it's a good chart when it comes to career. Okay, sorry, I just and wanted also to ask about the kind of gap that you were speaking about in her education. What happened was, when she started sixth form, she was doing business for one of her subjects, and then she changed it to accounting. And in her A levels, is that what you are talking about? A change? Was there a gap, or it was just a change of subject and she continued? It was just a change of subject, but it affected about 4 months of her education, because she completely rejected business and she started a new subject. So is that something that you're talking about, the change? I would like to think so, but I don't think it is the case. I think that there might be another gap, especially between 17 and 19. That's fine. But it's nothing to be concerned about. See, I'd be worried if I see a permanent break. Okay,
There's no permanent break as such. There might be a gap and then going back into education and completing it. So I wouldn't be worried. Okay, that's fine. Okay. Is there And anything else that you think that's important the other thing for us I to could know see in any other area? and the other thing which I was saying is this fashion thing. I don't know if she's at all interested, but the horoscope does indicate that it's either fashion or food that she'll be interested in. I don't know whether she'll develop a sudden interest in baking or makeup or I don't know, clothing, I don't know what it is, or jewelry, but something like that is what will interest her, especially in her mid-20s is where she will be interested in these things. Okay. What about apart from her education? Is there anything else that you think we should know? I would like to cover health. If there is any issue, please consult a doctor. But the horoscope very clearly indicates that she may have issues with the abdominal area later on in her life. Just be careful. And migraine, which is, I don't know, headache or problems with her respiratory system basically. Sinus, headache, migraine, that is what the area, she has Ketu in the second house, so this is likely, and abdominal area. If there is any issue, please consult a doctor. The other thing chart indicates is that after 2 months from now, she will have to go to a dentist very soon because she will have problems with her either this area. So, it is either her gums or teeth or throat area. This is the area where she might have minor issues. Do consult a doctor if there is anything, nothing to worry about, but if there is anything, please consult a doctor. She go to the dentist a while ago. That's quite surprising. When did she go to the dentist? I think it was 2 weeks ago or something like that. Interesting, because this is the period where she will have to go to a dentist very soon. Here is where there will be some problem. So, if it was 2 weeks ago, probably this is what it is. I would expect it towards the after 2 months from now is where the period of visit to a doctor starts actually. So, contrary to my expectation, she has gone a bit earlier, but I hope that was it, and maybe I mistimed it. But okay. Again, nothing to worry about. Minor thing. In the future, will she stay in the UK or will she live abroad? That's a very interesting question because you know her income seems to come from abroad. There is some foreign connection to her income. आप लाइन पे प्लीज़ बी ऑन होल्ड. फिलहाल हम बढ़ रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक की ओर. एक बहुत इंटरेस्टिंग कुंडली हमारे पास है, इनको देखेंगे. तुला लग्न की ये कुंडली है, बुध और गुरु दोनों 11वें घर में हैं. देखते हैं क्या लिखा है इस कुंडली में. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कॉलर के साथ. उन्होंने अपनी कज़िन के बारे में पूछा था. कुंडली इंटरेस्टिंग है, करियर के मामले में जानने की कोशिश कर रही थी क्या लिखा है क्या नहीं. देखिए, करियर में कुंडली के 10 घरों में से सबसे इम्पॉर्टेंट घर हमारे लिए जो करियर का है वो है 10वां घर. 10वां घर हमारी हम ज़्यादातर जो जाने जाते हैं आम तौर पे वो हमारे कर्म, हमारे काम की वजह से होता है ना. वो आपको कोई किस लिए जानता है, क्यों? क्योंकि वो आपके काम, आपकी स्टैंडिंग जो समाज में या सोसाइटी में होती है वो आपने क्या काम किया उसके हिसाब से होते हैं. तो 10वां घर सोशल स्टेटस का भी है, समाज सोसाइटी में जो हमारी स्टैंडिंग है उसका भी है, और यही 10वां घर करियर का भी है, ये याद रखिएगा. इसको कहते हैं मिड हेवन. ओके, धरती पर जो स्वर्ग है उसको ये 10वें घर को कहा गया है क्योंकि ये काम का घर है बेसिकली. अगर करने कोई काम नहीं है तो इंसान बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा और ज़िंदगी अजाब बन सकती है अगर करने के लिए कुछ, क्योंकि इंसान 1 सेकंड के लिए भी अकर्मा नहीं रहेगा ना, कुछ ना कुछ तो करता ही रहेगा, चाहे सोचता रहे या कुछ भी. तो अगर फिजिकल काम नहीं करेगा तो दिमाग दौड़ाता रहेगा और फिर खाली दिमाग शैतान का घर. तो 10वां घर इसलिए कुंडली का करियर के मामले में सबसे इम्पोर्टेंट है. 10वां और 10वें से 10वां जो कि 7वां घर बनता है. इनकी ओर बढ़ेंगे कॉलर की ओर, फिर ये चर्चा हमारी जारी रखेंगे. हेलो हेलो Hello. हाय. हेलो हेलो. Hello. Yes. Hi. So yes, before we went on break, your question was if she will settle abroad.
Now, the most important planet of her horoscope, which is Saturn, the Yog Karak, is placed in 9th house, which is foreign land. Because the Saturn is placed in there, it clearly indicates that her income will come from abroad. Don't necessarily see her moving abroad, but her income will come from abroad. So, she might have to travel for work, or she might work for a company which is not a UK based company, but she may have to work in the UK, or she may have to work for the government, but in the customs department, where she looks at things that are being imported in the UK, but her responsibility will have a foreign touch and a foreign element. That is what her chart indicates. That's really interesting because she did want to kind of work with, have links internationally, so she did travel for work too. Interesting. I think it is very likely to happen. If possible, she should wear a blue sapphire. Blue sapphire? Yeah. Okay. Blue sapphire around 3 carats or so in the middle finger or in a pendant, and this blue sapphire will bring her a lot of good luck, and she should wear her mother's gold if that is possible. Mother's gold? Yeah. Any size, shape or form, but she should wear her mother's gold if possible. And the blue sapphire, should it be in silver or gold in terms of blue sapphire necklace? Should be in silver or platinum. And when should she wear, like what day? Saturday morning. Saturday morning? When she wears it for the first time, it should be a Saturday morning. And there is one more remedy for her career, good luck in terms of career, is that she should make a commitment, she should make a vow that when she starts earning money out of her income, she will support a widow. Okay. Or giving money to a charity which works for women in need. Getting blessings from a widow or a helpless, a needy, elderly woman will bring her a lot of good luck. This will be the best remedy for her Venus. So, getting blessings from a woman is the most important remedy for her. Okay, that's fine. In that case, is her finance kundli good? Is it stable? Well, with the placement of Mercury and Jupiter in the 11th house, I can only expect stability when it comes to finance. You cannot expect it. I would only expect stability, because this is almost a guarantee for stability in terms of finance. The placement of Mercury and Jupiter in the 11th house, it's almost a guarantee of a good stable financial condition almost throughout. Okay, that's fine. Okay, thank you so much for calling. Thank you very much. You're most welcome. बाय बाय। ये थे हमारे कॉलर जिन्होंने अपनी कज़िन के बारे में पूछा। तो ये थी उनकी प्लानेटरी प्लेसमेंट। ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है 11वें घर में मर्क्यूरी और जुपिटर का। ये 11वें घर में जुपिटर और मर्क्यूरी होना, इनको मैथ्स पढ़ना चाहिए। मैथ्स, आंकड़े, सारे फिगर्स से रिलेटेड हर चीज़ अच्छी है इनके लिए। स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, स्टॉक एक्सचेंज, नंबर्स, आंकड़े, फाइनेंस, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। बैंकिंग एंड जिनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होना, उनकी वो कह लीजिए कि वो बॉर्न लर्नर होते हैं। उनको सीखने का बड़ा दिल होता है, अलग अलग चीज़ें सीखते ही रहते हैं। उनको सीखने का भूखे होते हैं उसके, कि मैं कुछ सीख लूँ, मैं कुछ समझ लूँ। तो उनको लेकिन ये लोग बोर भी बहुत जल्दी होते हैं। सो इनको अलग अलग चीज़ें सीखने का बड़ा शौक होता है, वरना ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ओके, ये 11 और इनके मुंह से कोई भी बात किसी के लिए निकले ना, वो अक्सर सही अगर दिल से निकले तो बहुत अक्सर सही होती है। इनकी वाणी में बड़ा तेज़ होता है। किसी को बोले ना कि जा तेरा बेड़ा गर्क हो, तो उसका बेड़ा गर्क होता है। किसी को ये दुआ दे दे, ब्लेसिंग दे दे, आशीर्वाद दे दे, जा तेरा भला हो,
उसका भला होता है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्ट, इनकी ज़बान में बहुत तासीर होती है बेसिकली, ये कह लीजिए तो चलेगा। एनीवे, अगले कॉलर की ओर बढ़ेंगे। उनको अपनी नीस के बारे में पूछना है, उनकी बहन की बेटी के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। अपनी बर्थ डिटेल्स उनकी आ चुकी है हमारे पास। हेलो हेलो जी। हाँ जी, आपने अपनी नीस की बर्थ डिटेल दी है, वो है 7 सितंबर 1993, 1993 में इनका जन्म है। 7 सितंबर को बहरीन में पैदा हुई है। और टाइम आपने बताया रात को 1 से लेकर के 2 के बीच कभी कहीं भी हो सकता है। जी, उन्होंने बोला कि मतलब टाइप चेंज हो चुका था और फजर से पहले पहले बिटवीन पता नहीं 1 से 3 है 2 है कुछ इन आवर्स बीच में हुई थी। तो रफली इनको है कि शायद 1 2 या 1 से 3 कुछ ऐसे। बहन जी, ये तो रेंज बढ़ती जा रही है, 1 से 2, 1 से 3, फिर कहीं आप 1 से 4 ना बोलो, लंबा चक्कर हो जाएगा। तो 1 से 3 आप 1 से 3 कह रही है अभी आप? अगर टाइम चेंज हो रहा है इसमें ज्यादा एग्जैक्टली 1:30 1:32 को कुंडली बदलेगी। सो 1:32 के बाद का बर्थ है तो डिफरेंट है, पहले का है तो डिफरेंट है। मैं आपको कुछ सवाल पूछूं, आप मुझे उनके जवाब देंगे? जी, जितना मुझे मालूम है जी। ठीक है। कोई सवाल ऐसा मेरा आपको ऑकवर्ड लगे, आप नहीं जवाब देना चाहती, तो आप कह दीजिएगा नो कमेंट्स, बस कोई गलत जवाब मत दीजिएगा, खाली कह दीजिए नो कमेंट्स अगर नहीं देना चाहती। ठीक है, ओके, आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। मैं कुछ सवाल आपको इसके बारे में पूछूंगा, आप मुझे प्लीज जवाब दीजिए। जी। इसका कोई भाई है, मेल सिबलिंग कोई भाई है कि नहीं है? जी, 2 छोटे भाई है, ये बड़ी है सबसे। क्या ये ओके दैट्स फाइन। अगला सवाल था, क्या ये माँ बाप की पहली औलाद है कि नहीं है? जी, पहली है। इंटरेस्टिंग। इसकी आई डोंट नो इसका जवाब दे पाएंगे, अगर दे सके तो जरूर दीजिए। इसकी लेफ्ट आंख के पास कोई तिल का निशान है कि नहीं है? लेफ्ट आंख के पास कोई तिल का कोई विजिबल निशान है या नहीं है, ये आपको नहीं पता? ये तो मुश्किल होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। काफी साल हो गए देखे हुए। अच्छा, ये कभी बचपन में अपने माँ या बाप से जुदा रही है कि नहीं रही? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये बहरीन में ही पैदा हुई तो उधर ही मॉम डैड थे, पास ही थे। अच्छा, इनके वालिद साहब काम क्या करते रहे? वो पुलिस में रहे। पुलिस में रहे। जी, जुदा होना मतलब कि ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए, या जैसे क्योंकि इसका जो छोटा भाई है वो बहुत कम डिफरेंस है बर्थ में, तो सम टाइम अगर मदर जाती है हॉस्पिटल और एक रात के लिए नहीं वो नहीं उसको नहीं गिन सकते एक रात, वो तो नहीं अदरवाइज नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। इनके डैड पुलिस में रहे आपने कहा? हाँ जी, रिटायर हो गए अभी। टाइम ऑफ बर्थ बहन जी 1:30 से पहले तो नहीं हो सकता। हाँ जी, वो बात, हाँ जी, कुछ लगता है बात कही है, क्योंकि ये माँ बाप की पहली औलाद है। डैड इनके सरकारी अफसर रहे हैं, आई पुलिस आपने बताया। इनके डैड की जो डैडी थे उनकी 2 वाइफ थी। मैं ऐसे बता दूं। अच्छा, इंटरेस्टिंग, ओके। इनकी लड़की के दादा की। अच्छा बहन जी, मुझे लगता है इसका टाइम ऑफ बर्थ जो है ना 1:30 के बाद का होगा। ओके, 1:30 से पहले वाला टाइम फिट नहीं बैठ रहा है इसके ऊपर। सो 1:30 के बाद वाला ही टाइम हम लेकर के चलेंगे। एक बात याद रखिएगा, इसका सैटर्न इसकी कुंडली में 8वें घर में है, 8वें घर का मालिक बन करके, और उल्टा है। ये 2 चीज देगा। एक तो जहां ये पैदा हुई वहां रहेगी नहीं, इसको दूसरे कंट्री जाना पड़ेगा रहने के लिए, और इनफैक्ट अपने प्लेस ऑफ बर्थ जिस कंट्री से पैदा हुई उससे बाहर इसको 2 डिफरेंट कंट्रीज में जाना पड़ेगा रहने के लिए। 2, एक नहीं 2। दूसरा, ये सैटर्न इसको हेल्थ में प्रॉब्लम देगा।
ये सैटर्न इशू कर गया। एक्चुअली ये सैटर्न 8वें घर में है ना, या हेल्थ या फैमिली के साथ का रिश्ता बिगाड़ेगा, देखेंगे और उस पर। लेकिन ये सैटर्न बहुत ग्रेट नहीं है इसके चार्ट में। इसके गुड लक के लिए कुछ उपाय है, दे दूंगा, वो कर दीजिएगा। लेकिन ये बहुत ग्रेट प्लानेटरी प्लेसमेंट नहीं है इनफैक्ट। आप आपका क्या सवाल है बताइए, फिर मैं जो मुझे दिखता होगा बता दूंगा। जी, बस शादी का है कि बहुत परेशान है फैमिली, मतलब माशाल्लाह एज भी होती जा रही है, तो बस रिश्ते आते हैं लेकिन कोई पसंद नहीं आता, कोई ढंग का जिसे कहते हैं ना। तो वो उसके छोटे भाई की मंगनी हो चुकी है, तो उनका प्रेशर है कि भाई शादी करो, लेकिन मेरी सिस्टर कहती है कि पहले इसकी शादी हो बेटी की ना। हाँ, एक तो तो हमारे उधर से लोग भी सीक्वेंस में प्रेशर, तो वो एक सिस्टर बहुत कहते हैं ना, बहुत प्रेशर में है, वो क्या करें। तो इसका है कि कब तक इसकी अल्लाह करे कोई शादी का कोई नहीं हो जाए, कुछ ऐसा। ठीक है, मेरे पास आपके लिए सिर्फ गुड न्यूज़ ही है इस मामले में, मैं बता देता हूँ। आज से लेकर के 3 महीने बाद इसके रिश्ते का पीरियड शुरू हो रहा है। ओके। 3 महीनों बाद लड़का या उसके डैड टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे, या यूनिवर्सिटी के लिए कोई काम, बहुत पढ़े लिखी फैमिली में इसका शादी होगी ऐसा दिख रहा है, या जमींदार होंगे। ओके। ये आउट ऑफ फैमिली जैसे गैर होते हैं वो, या मतलब कोई ऐसे ही दिख रहा है। और बात यह है बहन जी, ऐसी जगह इसका रिश्ता होगा जहां पहले बात चली हो, बात चली, बहुत आगे बढ़ी, लाइन इनकी ड्रॉप हो गई, इतनी बात आगे बढ़ गई कि लाइन ही ड्रॉप हो गई। बट एनीवे, गुड न्यूज़ ही है मेरे पास इनके लिए। बस इसकी हेल्थ के लिए रिलेटेड 1-2 चीज़ें हैं। इसको अगर आप देख रही है तो ध्यान रखिएगा कि इसको छोटी उम्र में हड्डियों की प्रॉब्लम दिख रही है, कहीं ना कहीं इसको जॉइंट्स या आर्थराइटिस, आई डोंट नो क्या है, बट डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। लेकिन ये इसकी कुंडली बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है। शादी से रिलेटेड जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है कि अभी 2 से 3 महीनों के अंदर ही पीरियड शुरू हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं है। एनीवे, टीम को कहेंगे कि अगर इनकी कॉल आए तो उनको कनेक्ट कर दिया जाए पहले। कुंडली कुंडली इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहा डैड इनके जो है वो है पुलिस में। लाइन पर दोबारा हमारे साथ है सेम कॉलर। हेलो हेलो जी, सॉरी वो लाइन कट गई थी ऑटोमेटिक। कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जो कुंडली है ना, इसमें लिखा है कि ऐसे चल चुकी हो, या जिसकी फैमिली से पहले बात चल चुकी हो, बात बहुत, या ज़माने से जानते हो उनको और अंदाज़ा ही ना हो कि इधर करनी है, ऐसा। दूसरी बात यह है, जहाँ गुड न्यूज़ मैंने आपको दे दी, 2 से 3 महीने बाद ही इसका पीरियड शुरू हो जाएगा रिश्ता होने का। एक बैड न्यूज़ भी है, वो ये है कि टाइम पीरियड होगा, लेकिन होने के चांसेस कब तक हैं? हाँ, वो भी बता देता हूँ। इसकी कुंडली में सगाइयाँ, एंगेजमेंट 2 बार लिखी, इसकी एक एंगेजमेंट टूटेगी, वो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। उपाय ये होगा कि जिस लड़के से भी कल इसकी सगाई, एंगेजमेंट आप करें, रिंग सेरेमनी 2 बार करनी है। ओके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो पीरियड है शादी का, वो है इसकी उम्र के 27 से लेकर के 29 के बीच। उसके बीच मुझे लगता है कि इसकी शादी, इसका रिश्ता हो जाना चाहिए, 27 से 29 के बीच। लेकिन सगाई आपने 2 बार करनी है, इसकी कुंडली में 2 रिश्ते लिखे हैं, उसको हम इग्नोर। वहां पर अगर जैसे बहरीन में कोई कर्म नहीं करते हैं तो दूसरी कोई पक्ष के कर लें कुछ इस तरह। हाँ, बिल्कुल इस तरह कर सकते, क्या प्रॉब्लम। रिश्ता इसको तो चांसेस कम होंगे ना, फिर तो रिश्ता इसको नहीं होगा तो टूटने का। और रिश्ता बाहर से आएगा, ये जहां पैदा हुई वहां नहीं आएगा। और लड़के के डैड सरकारी ऑफिसर या प्रोफेसर, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी या अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन पे होंगे, और जमींदार साथ लग रहे, लाइन पे बने रहिए।
फिलहाल हम बढ़ रहे हैं छोटे से ब्रेक की ओर, मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कॉलर के साथ। उन्होंने अपनी नीस के बारे में जानने की कोशिश की। टाइम ऑफ बर्थ जो है उनका 1:30 बजे तो नहीं हो सकता, 2 के बाद का ही होगा। माफ़ी चाहता हूँ, 1:30 से पहले नहीं हो सकता, 1:30 के बाद का ही होगा। बढ़ेंगे उनकी ओर फिर। हेलो 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 जी। हाँ जी जी बहन जी। सो अगेन 27 से 29 के बीच इसका रिश्ता होगा ऐसा लग रहा है, और ऐसे से होगी जहाँ बात पहले चली हो फिर बात ख़त्म हुई हो वही वापस आएगा। तो यही उपाय मैं कहूँगा कि जिसके साथ भी करो 2 बार कर लो। अभी तक तो कोई ऐसी, मतलब जो अभी तक रिश्ते आए हैं वो ऐसी कोई बात चली नहीं, तो इसके अभी आगे जो आएंगे फिर चलेगी तो क्या वो फिर रिजेक्ट कर देंगे तो वापस उसी से होगा कुछ ऐसा? ऐसे ही कोई सिचुएशन लग रही है, ऐसी कोई क्योंकि अभी सिचुएशन। तक जो आए हैं वो तो रिजेक्ट ही किए इन्होंने, लेकिन वो जस्ट जैसे कोई आता है तो किसी को कहला के रिजेक्ट किया, कोई ना कोई एक्सक्यूज दे के। अच्छा, कोई 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 बात नहीं। वैसे क्या खुश रहेगी ना, मतलब कि फिर अच्छी रहेगी अगर देर से भी आए तो चलो, कितने देर आए दुरुस्त आए। इसकी कहानी ही यही है। इसका देर आए दुरुस्त आए वाली ही स्टोरी है। इसका लेट होगा उतना अच्छा है, बुरा नहीं है, ये याद रहे। और रिश्ता इसका प्लेस ऑफ बर्थ से नहीं आएगा, कहीं दूर से आएगा। तो फिर फॉरएवर फिर यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ से ही रहेगी दूसरे किसी कंट्री में? इसकी कुंडली में प्लेस ऑफ बर्थ से बाहर 2 देशों में रहना लिखा है। 2 जगह जाना, 2 जगह रहना लिखा है। ये इसकी कुंडली तो रहेगी तो अपने मतलब हस्बैंड के साथ ही जहां भी जाएगी। जी 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 जी। बट 2 बार रिश्ता करना है, ये भूलिएगा नहीं। ओके। और जो मून साइन, सन साइन, लगन या तो स्टोन्स, रेमेडी कोई तो उसका मैं कुछ बता देता हूँ। रेमेडी हो सके तो कर दीजिए। एक रेमेडी तो यही है जो मैंने आपको बताया। दूसरी रेमेडी ये है कि डिसेबल बच्चों के लिए डिसेबल स्कूल में वहाँ इसने पैसा देना है, जो कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं। ये इसके माँ बाप कर, हाँ, ये करना जरूरी है। और इसकी कुंडली कहती है इसको यंग उम्र में पैसे कौन दे? ये खुद लड़की दे या इसके पेरेंट्स दे? खुद दे तो बहुत अच्छा है, ना दे सके तो इसके पेरेंट्स दे दे इसके लिए। तो वन ऑफ या कोई मंथली? नहीं, रेगुलर हमेशा देना है, हमेशा मंथली। कोई डिसेबल स्कूल में या डिसेबल बच्चों के लिए, या वो चैरिटी जो डिसेबल बच्चों के लिए करती हो उसके लिए देना है पैसा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, खुद ही ढूंढ ले कोई चैरिटी जो आपको लगे ठीक है, वहां देना शुरू कर दे। दूसरा, इसको यंग उम्र में हड्डियों की प्रॉब्लम होगी, इसको कोई ना कोई बोन्स की प्रॉब्लम है, चेक करा लीजिएगा। डॉक्टर ही इस पे सही जवाब देंगे। लेकिन इसकी कुंडली में ये 8वें घर में सैटर्न पड़ा हुआ है, ये बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बोन्स की रिलेटेड प्रॉब्लम से, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम से इसको गुजरना पड़ेगा। ये सैटर्न दिखाता है ये वाला, और ये सैटर्न दिखाता है फॉल फ्रॉम हाइट, कहीं ऊंचाई से गिरने की वजह से छोटी मोटी मार चोट लगे। बड़ी बात नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। सो डॉक्टर से कंसल्ट। ये मतलब फ्यूचर में ही हो गया होगा? बहन जी, टाइमिंग निकालने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो फिर कभी, लेकिन आप उनको बता दीजिएगा केयरफुल रहे, दैट्स ऑल। ठीक है। और अगर हो सके तो इसको एक पुखराज डालिए। इंग्लिश में उसको कहते हैं येलो सफायर। बिल्कुल बिल्कुल, येलो सफायर डालना। गोल्ड में? हाँ, गोल्ड में डालना है। जब पहली बार डाले थर्सडे का दिन हो, और कम से कम 3 कैरेट का तो हो, 3.5-4 का पहन ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन 3 कैरेट से नीचे ना हो। और ये इसको पुखराज डालिए, इसके लिए बहुत अच्छा है। और किस फिंगर में? इंडेक्स फिंगर में, अंगूठे के साथ वाली पहली उंगली में, या फिर गले में भी डाल सकते हैं। ओके। राइट हैंड की? डजंट मैटर, हाथ में पहने, कोई भी हाथ में हो, कोई प्रॉब्लम, एज फार एज इंडेक्स फिंगर में हो। ठीक है। इसका होने वाला, हाँ, इसका होने वाला हस्बैंड इस उम्र में छोटा होगा। ओके।
रिश्ता आएगा ना। ज्यादा छोटा या मतलब 1-2 साल? ये कहना बड़ा मुश्किल होगा बहन जी। हो सकता है एक दिन छोटा हो सकता है 1 साल छोटा हो। मेरे लिए कहना मुश्किल होगा कि कितना गैप होगा, लेकिन इसकी कुंडली बहुत क्लियरली कहती है कि उम्र में इसका होने वाला हस्बैंड जो है इस उम्र में छोटा होगा। कुछ और भी है इसकी फैमिली, हस्बैंड की फैमिली के बारे में थोड़ा, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए जब कोई रिश्ता है तो वो सब लग रहा है कि बहुत जाने माने लोग होंगे, ऐसा दिख रहा है। मतलब ये है कि पुलिस या आर्मी में बहुत अच्छी पोजीशन से इसका होने वाला हस्बैंड या इसके ससुर होंगे, ज़मींदार होंगे, या पढ़ाते हो, या यूनिवर्सिटी में हो, या प्रोफेसर हो। कोई अच्छी पोजीशन वाले फैमिली दिखती है। लेट है लेकिन सही होगा, ऐसा कुंडली कहती है। ठीक है, ओके, ठीक है। और किसी और का भी जानना था? आपने पूछा था, बताइए। जी हाँ जी, मुझे अपने बेटे का पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका? उसकी सितंबर 2005। सॉरी, फिर से रिपीट करिए। 3 सितंबर 2005। टाइम क्या है? सुबह 9:30 बजे। कहाँ का बर्थ है? इन लंदन। आप प्लीज रिपीट करेंगी सब कुछ? डेट ऑफ बर्थ सितंबर 2005, लंदन 9:30 बजे सुबह AM। ये आपके बेटे हैं? जी। 3 सितंबर 2005 ना? जी। अभी ये 15 का होगा, 2 दिन बाद। इंटरेस्टिंग। हाँ बिल्कुल, 2 दिन बाद 15 साल का हो जाएगा। टाइम भागता है नहीं? जी। बच्चे भी भाग रहे हैं। जी, मेरे बच्चे भी भाग रहे हैं, बहुत तंग करता है। बच्चों को तो भागना ही चाहिए, बच्चे नहीं भागेंगे तो कौन? फिर 70-80 साल की उम्र में कौन भागता है बहन जी? यही तो उम्र है बच्चे भागने की ना। अच्छा, एक बात है, हम इसकी कुंडली देखेंगे। शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसकी कुंडली कहती है इसको चेहरे पे छोटा मोटा चोट का निशान कोई गुजरना पड़ेगा। इसका पता नहीं नाक या आंख के आसपास, नहीं पता मुझे क्या, लेकिन कुंडली में चेहरे में तिल का विजिबल एक मार्क रह जाएगा। तिल रह जाए, चोट का निशान रह जाए, कहीं ना कहीं एक निशान नजर आता है जो इसको होगा। और शायद कोई छोटी मोटी सर्जरी करानी पड़े, पता नहीं नाक की है या दांत की है या आंख की है, नहीं पता, लेकिन करानी होगी। ये इसकी कुंडली कब है ये टाइम? लग रहा है 3 साल बाद। इसके मुंह पे चिकन पॉक्स का निशान रह जाता है ना, वो तो है शायद नाक पे या कुछ ऐसे। लेकिन ये निशान परमानेंट है? जी, परमानेंट है निशान या? हाँ जी, बचपन में था चिकन पॉक्स, तो स्क्रैच करता था ना, तो उसका निशान ही हो गया हुआ है मतलब। इंटरेस्टिंग। नहीं, मुझे लगता है इससे ज्यादा होगा, कुछ और भी है। ओके। क्या है नहीं पता, लेकिन अभी पता चलेगा आपको। यानी 3 साल बाद है आज से लेकर के, लेकिन है ज़रूर बहुत क्लियरली विजिबल। चेहरे पे पार्ट में इसकी छोटी मोटी सर्जरी लिखी है, कोई ट्रीटमेंट लिखी है, स्टिचेस आए, पता नहीं क्या है, लेकिन अगेन कुछ डेंजरस नहीं लग रहा, बट कुछ हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। दूसरा, इसकी कंपनी का बहुत ध्यान रखिएगा, किसके साथ उठता बैठता है। यही तो क्वेश्चन है जी, यही क्वेश्चन है। और यही ट्रबल है एक्चुअली इसकी कुंडली में। इसका सूर्य 12वां है, शनि 11वां। ये न उठने के लोगों के साथ उठता बैठता रहेगा और अपनी कंपनी की वजह से ये तंग होगा, ये लिखा है। तो क्योंकि इसका केतु पहले घर में है ना, वीनस के साथ और जुपिटर के साथ, ये समझेगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन मामला उल्टा है। बात यह है कि जहाँ बाहर के, जिस तरह का इसका केतु है ना, ये कान के बड़े कच्चे होते हैं। घर वाले कहेंगे
माँ कहेगी रोटी खा ले तो उसको लगेगा पता नहीं मुझे कि मेरे पे जुल्म कर रही है, और बाहर वाला कहेगा कि कुएं में कूद जा तो उसको लगेगा वाह क्या एडवाइस दी है, बिल्कुल कुएं में कूदने की बिल्कुल बात, बिल्कुल वंडरफुल, बहुत अच्छे, क्या बात है, चलो मैं कूदता हूँ, उसको लगेगा बड़ी अच्छी एडवाइस मिली कुएं में कूदने की। और माँ कहती रोटी खा ले तो उसको लगेगा माँ तो बस रोटी रोटी करती रहती है। अरे भाई रोटी खाना सही अच्छी बात है या कुएं में बिल्कुल कूदना अच्छी बात है? बट केतु जिस तरह इसका है, बुध 12वां है, दूसरों को एडवाइस देने में बड़ा मास्टर होगा, ये समझेगा मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बहुत होशियार हूँ, मेरे आसपास सब मेरे सब सही बाकी मूर्ख है, सब मैं ही समझदार हूँ। और ये अपनी गलत कंपनी की वजह से बहन जी ये ट्रबल में पड़ेगा, ये लिखा है। तो इसको सही लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, इतना ही कह सकता हूँ। गुड लक के लिए एक दो उपाय है बता देता हूँ, कर लीजिएगा। एक बात है इसकी कुंडली में, या तो ये गलत कंपनी की वजह से या किसी लड़की की वजह से एक बार ट्रबल में पड़ेगा। आई रियली होप नॉट। पर कुंडली ये कहती है कि 1 घंटे के लिए क्यों ना जाना पड़े, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, ये लिखा है, इसको मैं बदल नहीं सकता। जेल जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन तक जाना पड़े, आई होप जेल ना हो, बट कुंडली ये बहुत क्लियरली कहती है कि इसको एक बार हवाला तक जाना पड़े, वहाँ की रोटी खानी पड़े, वहाँ का ब्रेड खाना पड़े, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है। गलत कंपनी या किसी लड़की की वजह से होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है इसकी कुंडली में। और ये भी बहुत यंग उम्र में होगा, यानी प्रोबेबली, आई होप नॉट बट सून, ये इसकी कुंडली क्लियरली कहती है। एट द सेम टाइम इसकी लाइन ड्रॉप हो गई। ये सबसे डिफ़िकल्ट न्यूज़ होता है हमारे लिए किसी को देना, लेकिन जो लिखा है वो लिखा है, तो इनको ध्यान रखना चाहिए। केतु पहले घर में है, केतु इंसान को कानों का कच्चा बनाता है। केतु का काम है न लोग सुनने के लोगों की एडवाइस सुनना, और जिसकी सुननी चाहिए उसका नहीं सुनना। केतु का यही खास काम है। केतु जिस घर में जाएगा ना, वहाँ पर इंसान मटेरियल हाउस में अगर हो तो गलत डिसीजन ज़रूर लेता है। फॉर एग्जांपल केतु 4थे घर में है, तो जिस मकान को छोड़ना चाहिए उसको खरीद बैठते हैं, गलत ये होता है। और जिसको बेचना चाहिए उसको पकड़ के रख लेते हैं। केतु मटेरियल हाउसेस में तकलीफ ज़रूर देता है, जिस भी घर में जाएगा, ये याद रखिएगा। वो उसमें अच्छा करने जाते हैं लेकिन गलतियाँ बड़ी महंगी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल केतु 5वें घर में है, तो इतना औलाद को प्रेशर डालेंगे, बेटा ये कर लें, बेटा वो पढ़ लें, शायद सारी दुनिया की पढ़ाई उन्हीं के बेटे को करनी है। उस प्रेशर में वो बच्चे को तकलीफ में डाल देती है, प्रॉब्लम में डालती है। तो बेसिकली केतु जिस घर में होगा वहाँ पर एरर के चांस सबसे ज़्यादा है, वहाँ आप रॉन्ग चॉइस ज़रूर करोगे। तो ये बात है। केतु 3रे घर में हो, जिससे दोस्ती करनी चाहिए, अच्छे लोग, उसको कहते जा तू दफ़ा हो, और जिसको कहना चाहिए दफ़ा हो उसको कहते नहीं तू मेरा दोस्त बन के बैठा रहे। तो ये केतु की खासियत है। बट अगेन डिपेंड करेगा बहुत सारे और प्लैनेट्स के ऊपर, खाली ज़रूर नहीं कि खाली एक एरिया में केतु चला गया इसलिए वहाँ गलती हो जाएगी। और प्लानिटरी प्लेसमेंट को कंसिडर करना चाहिए। देर आर ऑब्वियसली एक्सेप्शंस एंड डिपेंडिंग अपॉन वेरियस प्लानिटरी प्लेसमेंट, पर जनरल रूल ऑफ थंब है केतु मटेरियल हाउसेस में गलत एरर कराता है, बार बार करा सकता है, ये गलती है, हो सकती है। बट एनीवे प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। जिन्होंने फ़ोन किया शुक्रिया, जिनकी कॉल नहीं ले पाए इनसे माफ़ी चाहते हुए प्रोग्राम को ख़त्म करना होगा। ज़रूरी अनाउंसमेंट ये है, बताते चलिए आपको जाते जाते, कि इस अगले महीने से, सितंबर के महीने से हमारा शो जो सिर्फ मंडे को होता है, नॉर्मली सितंबर से मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हुआ करेगा, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ट्यूसडे विच इज़ टुमारो। तो कल हमारा शो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के जो वीक्स है उसमें हर मंडेज़ और हर ट्यूसडेज़ को आप हमारा प्रोग्राम देख पाओगे। किस्मत और कुंडली वीनस टीवी पर दोपहर को 12 से लेकर के 2। तो जो लोग जुड़ना चाहे देख सकते हैं। जो लोग ऑफ एयर बात करना चाहते हैं, दूसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 0203488788। ये नंबर आपकी सेवा में 3 बजे तक खुला रहेगा। ऑफ एयर आप उस नंबर के ऊपर कर सकते हैं। वो नंबर टीवी पे नहीं जाता, टीवी पे दिखता है, उस पर बातें जो होती है वो टीवी पे नहीं जाती, वो ऑफ एयर होती है। वो प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए नंबर है, ऑन एयर के लिए नंबर नहीं है। लेकिन मेरे पास या दुनिया में किसी के पास, यानी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उस नंबर के ऊपर कॉल करें और आपकी मेरे से बात हो और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने
होने वाला है, ऐसी उम्मीदें लेकर फ़ोन मत करिएगा। कुछ ठीक होने के बजाय कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, ये हो सकता है, लेकिन कुछ मैं आपका सब कुछ ठीक कर दूं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी में अपनी परेशानियां, अपनी प्रॉब्लम्स है, आपको अपनी होगी, मेरी किसी और टाइप की होगी, आपकी किसी और टाइप की है, इंटेंसिटी हमारी अलग हो सकती है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम सब एक ही बोट में हैं, ये बात याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजर कोई अक्सर एस्ट्रोलॉजर ऐसा दिखाते हैं कि वो कुछ है सुपरमैन या स्पाइडरमैन, लेकिन होते नहीं है, वो नॉर्मल इंसान ही होते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में तकलीफ होती है। तो कोई अगर आपको ये कहे कि आप उसको कुछ दीजिए और आपका सब कुछ ठीक कर देगा, तो ऐसा आपके लिए कोई नहीं कर सकता, वो भूल जाइएगा, ये याद रहे। मेरी मुलाकात आपसे होगी दोपहर को 12 बजे मंडे के दिन आने वाले, और सितंबर महीने में हमारे साथ मेहमान होंगे, आदित्य जी होंगे, मनोज तिवारी जी होंगे, और एक और सरप्राइज़ मेहमान जिनको आप जानते हैं शायद वो भी होंगे, मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। सितंबर के एंड में कहीं राहु और केतु के ऊपर का स्पेशल प्रोग्राम हमारा होगा, देखिएगा, मैं डेट्स आपको जल्दी ही बताऊंगा। मुलाकात मेरी आपसे होगी लाइव वीनस टीवी पर अगले मंडे दोपहर को 12 बजे। मंडे तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, बाय।